तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। हमने बीओएम की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो करी थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, मुझे अभी फीडबैक आया है बच्चों का कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से मैच हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन उन टॉपिक्स में से पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जिन्होंने भी वो वीडियो देखी थी तो उनके लिए बहुत ही वो एक गोल्डन वीडियो साबित हुआ। ठीक है, अब सिमिलरली मैं बिजनेस लॉ के लिए भी लेके आ गया हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में, जैसा मैंने बताया, हम देखेंगे बिजनेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये मैंने यूनिट वाइज आपके लिए टॉपिक्स लेके आ गया हूं। बीओएम की सफल वीडियो के बाद मैंने सोचा कि अब बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए तो लाना बनता ही है। चलिए, अब सबसे पहले जब मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि थोड़ा एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए। बिजनेस लॉ, पहले लॉ आपने बहुत ही रेयरली पढ़ा है, पार्टनरशिप वगैरह 12th क्लास में पढ़ा था आपने, बट इट वाज नॉट मच ऑफ लॉ, इट वाज मोर ऑफ अकाउंटिंग पर्पस, राइट। तो आपने लॉ वगैरह कम पढ़ा है। बट अभी अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम की बात करें, तो बिजनेस लॉ एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके अंदर हम देखते हैं से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर हम देखते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और हम देखते हैं एलएलपी। अब सेल ऑफ, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसको हमारे जो सिलेबस है उसमें 3 यूनिट्स में उसको डिवाइड किया गया है। और फिर हमारी एक इंडिविजुअल यूनिट्स हैं 4 और 5, जो कि है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की और एलएलपी की रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए जल्दी से यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 10 है। ये बताता है कि हमें जितनी भी क्या क्या चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए जिससे कि हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर आते हैं एक्सेप्टेंस पे। एक्सेप्टेंस मतलब जिसमें ऑफर, ऑफरी, किस तरीके से ऑफर होना चाहिए, कम्युनिकेशन। हाँ, इसके अंदर एक्सेप्टेंस के अंदर एक और चीज होती है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हाट ऑफर, ये दोनों की कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। टेलीफोन के ऊपर आ जाता है कि टेलीफोन पे अगर हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तो कब माना जाएगा, पोस्टल पे कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस और ऑफर। तो ये सब चीजें इसके अंदर कवर की जाती हैं। फिर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमें बताता है कि कौन सी हमारी लॉफुल और अनलॉफुल कंसिडरेशन होती है, कौन सी कंसिडरेशन हमारे कितनी होनी चाहिए, किन चीजों में हमें कंसिडरेशन, किन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमें कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है, वो सब इसके अंदर आता है। फिर फ्री कंसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसके आगे लिख देता हूँ आईएमपी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सारे, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट वालों में से है। क्यों भैया फ्री कंसेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्री कंसेंट मतलब कि कॉर्जन, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिस्टेक एज टू लॉ, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, दोनों ये सब चीज इसमें आती है फ्री कंसेंट के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट बन जाता है कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉर्जन में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि बनने तो मतलब बनाए नहीं जाते, हम डायरेक्टली खुद से नहीं जाते अपनी विल से, बट कोर्ट के ऑर्डर की वजह से या किसी भी पर्टिकुलर एक्शन की वजह से हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंड हो जाते हैं। जैसे कि मुझे सड़क पे अगर कोई चीज पड़ी मिली किसी की, तो और अगर मैंने उसको उठा लिया है, तो नाउ आई हैव बीन बाउंड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू आइदर रिटर्न इट, टू फाइंड दैट पर्सन एंड रिटर्न दैट थिंग, और मुझे उसको पुलिस स्टेशन में उसको जमा करवाना है। तो ये सब हमारा आ जाता है इसमें। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका माइनर, इनसेन पर्सन, अनसाउंड पर्सन, इंसॉल्वेंट, ये सब चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। केस स्टडी आएगा आपका, पहली बता रहा हूं मैं, बिजनेस लॉ में बहुत रेयरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखे जाते हैं बिजनेस लॉ के एग्जाम में। यूनिट 2 से बात करूं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ लेगा, क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे किया जाता है, ये सब चीजें। फिर आता है मेन आपका रेमेडीज फॉर ब्रीच, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन इजीली बन जाता है। ब्रीच रेमेडीज कौन सी होती हैं कि भाई कंपेंसेशन, ठीक है, कंपेंसेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती है। यूनिट 3 की अगर बात करूं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो उसके अंदर आपका डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी आ जाता है। ठीक है, इंडेमनिटी होता है कि किसी चीज को वापस से उसी चीज पर लाना, गारंटी होता है कुछ और होता है। गारंटी मतलब मुझे पता है, मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, राइट। तो वो बहुत बड़ा चला जाएगा फिर।
डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका एक थर्ड चीज और होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो एजेंट वाला होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और उसमें से खासकर ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट भी आ जाता है। ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट भी बहुत इजीली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपका डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, मतलब सेल मतलब होता है जो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ, अग्रीमेंट टू सेल मतलब मैं फ्यूचर के कोई चीज बेचने या खरीदने के लिए अग्रीमेंट कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी से टू बाय और सेल इन द फ्यूचर, बेसिकली सेलिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। फिर कंडीशन होती है, कुछ इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं, कुछ इंप्लाइड वारंटीज होती हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बन के आ जाता है, क्वेश्चन बनता है इसपे। सेल बाय नॉन ओनर, नॉन ओनर वो होता है जब मैं बता रहा हूं आपको कि मान लो मैं ओनर नहीं हूं, मुझे कोई सामान मिला सड़क पे जो भी कुछ भी पड़ा हुआ, और मान लो कोई ऐसी पेरिशेबल आइटम है जो खराब हो सकती है, राइट, तो उसको मैंने बेच दिया। तो ये सब, ये जो है ये पर्टिकुलर सेक्शन इसका, ये पर्टिकुलर टॉपिक या लॉ का ये कवर करता है कि अगर किसी नॉन ओनर को, जो उस पर्टिकुलर का ओनर नहीं है उस पर्टिकुलर गुड्स का, उसके द्वारा अगर सेल होगी तो किन किन सर्कमस्टांसेस में होगी और क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। फिर एक होता है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वो पर्सन होता है, जैसे कि अगर मैंने किसी से सामान खरीदा या मैंने किसी को सामान बेचा, मैंने किसी को सामान बेचा और उसने मुझे उस सामान के पैसे नहीं दिए, तो आई एम एन अनपेड सेलर, कि मुझे पैसा नहीं मिला है उस सामान का जो मैंने बेचा, राइट। तो मेरे पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ उस बंदे से पैसे मंगवाने के लिए, उस पर्सन से, और क्या क्या मैं उसके अलावा भी कर सकता हूँ अगर वो पैसे नहीं देता या पैसे दे देता है, दोनों केसेस। तो अनपेड सेलर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इजीली बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका यूनिट 4 में वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं डालूं तो ये है। फिर कंडीशन और वारंटीज भी इंपॉर्टेंट है, सेल के बारे में भी आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 की अगर बात करूं मैं एलएलपी की, तो उसमें डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी आ जाता है बहुत इजीली, बहुत इजीली। 8 नंबर 15 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 से 15 मार्क्स के बीच का क्वेश्चन बनता है आराम से। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड एलएलपी या एलएलपी एंड पार्टनरशिप, दोनों में। अब आपको पता होगा फर्क, एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप मतलब नॉर्मल अनलिमिटेड पार्टनरशिप जैसे मैं कहता हूं। अगर फिर प्रोसीजर आ जाते हैं आपके, प्रोसीजर आ जाते हैं, किसके प्रोसीजर आ जाते हैं, चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी, चेंज इन एड्रेस ऑफ एलएलपी। बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है आपका कि भाई कि कोई पर्टिकुलर XYZ एलएलपी है, उसको अपना नाम चेंज करके ABCD करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। एड्रेस का आ जाता है कई बार, जो एड्रेस किसका एलएलपी का, ठीक है, उसके चेंज का प्रोसीजर आपसे पूछ लिया जाता है। फिर एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनर्स, की पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी रहती है, कितनी लायबिलिटी रहती है, क्या उसका एक्सटेंड होता है, कितना उन्हें कंट्रीब्यूट करना होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, ये बड़ी चीज। अच्छा हाँ, एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग एन एलएलपी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बताता हूं इस पे, ठीक है। तो ये क्या रहता है। फिर अबाउट एलएलपी, एलएलपी क्या होती है, कौन से एक्ट से गवर्न होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें। विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस पे क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाता है, इस पे क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाता है और केस स्टडी बन के आती है। विसल ब्लोइंग ये होता है, सिंपल भाषा में बताऊं, कि आपकी एलएलपी के अंदर कुछ पार्टनर्स फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ भी इलीगल कर रहे हैं, आप फंसोगे तो पूरी एलएलपी फंसेगी, राइट। फंसना इन द सेंस कि आप पे किसी ने केस कर दिया, राइट, तो आप फंसेंगे तो पूरे एलएलपी के नाम से। बट आप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, आप उस फ्रॉड में नहीं थे शामिल, तो आपने कहा मैं क्यों फंसू, आप कोर्ट के पास गए, आपने कहा देखो जी मैं इनकी सच्चाई बताऊंगा, मैं इनकी पोल खोलूंगा, मैं गवाही दूंगा इन पार्टनर्स के खिलाफ, ठीक है, बट बदले में मुझे मत पकड़ना, ठीक है। मतलब बदले में पकड़ना क्या होता है, वो कोर्ट खुद ही कह देता है कि आपने हमारी मदद करी इन लोगों को पकड़वाने में, तो हम आपकी सजा कम कर देते हैं या सजा देते ही नहीं, वो कोर्ट के ऊपर है। विसल ब्लोइंग ये होता है, विसल ब्लोइंग सिंपली मतलब सीटी मार के बताना कोर्ट को कि भाई कुछ गलत हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ये भी होता है कि मान लो कुछ पार्टनर्स गलत कर रहे हैं आपके एलएलपी में, तो जरूरी नहीं है कि उनपे केस होगा तभी आप जाओगे कोर्ट को बताने, हो सकता है आप पहले ही जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दो और फिर कोर्ट तक केस ले जाओ और वहां पे जज को बता दो कि भाई जी ये हो रहा है एलएलपी में, मेरे तो पार्टनर ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी विसल ब्लोइंग का एक पार्ट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कंपनी टू एलएलपी कैसे कन्वर्ट होती है,
पार्टनरशिप टू एलएलपी कैसे कन्वर्ट होती है, दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजीली बनता है। प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग एन एलएलपी, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। प्रोसीजर बता दो भाई क्या होगा एलएलपी बनाने का, ठीक है। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब मैं सच बताऊं, लॉ बहुत ही वास्ट है, लॉ इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने ये टॉपिक्स कर लिए, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि वो पास हो जाएगा, वो इजीली पास हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ना, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर भी कुछ चेक करे थे, तो उसको एनालाइज करने के बाद भी मैंने ये टॉपिक्स बाहर निकाले हैं। तो कोई भी बच्चा अगर ये देख रहा है वीडियो और वो बढ़िया से इसको सारे टॉपिक्स को पढ़ के जा रहा है और अच्छे से प्रेजेंट करके आ रहा है उन्हें, then he will score good marks and he will get passed, बहुत ही इजीली, वेरी इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन भी बच्चों को ऐसा है कि भैया मुझे तो टॉप मार रहा है, आई वांट टू स्कोर 80, 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, आई वांट टू स्कोर 80, 85, सब पढ़ के जाइए। ये इंपॉर्टेंट देखने की जरूरत ही नहीं, इन इंपॉर्टेंट को देखना लास्ट में। आपके 13 जनवरी को है बिजनेस लॉ का एग्जाम, आप 12th को देख के जाइएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो बच्चों को पूरा पढ़ना है 80 तक, 80 मार्क्स का करके आना है, जिन्हें 85-90 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है पूरा, मतलब एक कहते हैं ना कि मुझे तो पूरे नंबर लाने, इन दैट केस आप पूरा सिलेबस करिए और उसके बाद देखिए। और जिन बच्चों को ऐसा है कि हाँ बस हमें पास होना है, तो आज से इन सारे टॉपिक्स को करने में लग जाइए, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया एनपीओ कहाँ रह गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ रह गया। उसकी वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊंगा, फुल फ्लैश वीडियो लाऊंगा, उसमें क्वेश्चन करवाऊंगा, बैलेंस शीट, इनकम एंड रिसीट, इनकम एंड पेमेंट्स अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। उसके बाद मैं आपका एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थ्योरी, कई बच्चे कहते हैं भैया थ्योरी नहीं मिलती फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, प्रैक्टिकल तो सब करवा देते हैं, तो एक थ्योरी भी, मैं एक थ्योरी के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।